वैकल्पिक ऊर्जा प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होते हैं। यह ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। ऊर्जा के संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, यह ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषक कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके तहत निम्न संसाधनों को शामिल किया जाता है: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, पौधों के उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। परमाणु ऊर्जा व गैस अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के भाग हैं। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने को खतरा को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। यूरेनियम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों में 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र मंच द्वारा 2014 से 24 के दशकों को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। सभी के लिए सतत ऊर्जा का दिवस। वैकल्पिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा के सबसे अधिक व्यापक एवं असीमित स्रोत है। सौर ऊर्जा एक अच्छा प्राकृतिक स्रोत है जो कि सूर्य से विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा व्यापक सतत चलने वाली प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। यह वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा के महत्वपूर्ण उपयोग: कृत्रिम उपग्रह, मंगलयान, सौर चिकित्सा, प्रकाश संश्लेषण, जल का उपशमन, सोलर कुकर, सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत निर्माण, सौर उपकरण, परिवहन, ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज, आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति, रेलवे सिग्नल इत्यादि में। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या किसी अन्य प्रकार के स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला स्रोत है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। भारत में प्राकृतिक रूप से सौर ऊर्जा के लिए काफी सहायक क्षेत्र मौजूद है जो इसके विकास को संभाव्य बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को प्रारंभ किया गया है। इस मिशन ने वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर विद्युत का लक्ष्य निर्धारित किया है। घरेलू अंश आवश्यकता जीसीआर पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ISA का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद तथा UN के तत्कालीन महासचिव बान की मून की उपस्थिति में किया गया था। ISA का सचिवालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। बायोडीजल, बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों के टूटने से होता है। ये रासायनिक बंध प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं, अतः बायोमास में सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप में पाई जाती है। जेट्रोफा बायोडायपोडियल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोध है। यह ऐसा बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। करंज, महुआ व नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। पैंगोनिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पैंगोनिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है जिसमें लगभग आधा ओलेइक अम्ल होता है। इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। मक्का की खेती एथेनॉल के रूप में की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पैंगोनिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बायोगैस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण की बायोमास गैसीकरण। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थ या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थ को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है।
प्राप्त गैसों का मिश्रण भी प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो एक ही ईंधन है। नारियल, आवरण, मूंगफली के छिलके तथा धान की भूसी इत्यादि का भी उपयोग बायोमास के रूप में किया जा सकता है। बायोमास के स्रोत। बायोमास के कुछ अन्य स्रोत इस प्रकार है: औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि व घरेलू अपशिष्ट, सीवेज, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, वन और लकड़ियां, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। धान की भूसी, नारियल, आवरण, मूंगफली व छिलका इत्यादि। हरित ईंधन। हरित ईंधन पर्यावरण प्रदूषण में कमी के लिए हरित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। एथेनॉल किसी संकरमय पदार्थ, गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोरा, महुए का फूल इत्यादि या स्टार्चमय पदार्थ से प्राप्त होता है। पाइन, करंज, फर्न से भी किण्वीकरण पर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, जो हरित ईंधन है। गन्ने की खेती द्वारा भी बायोएथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। एपीएफसी जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित कर देती है। अपशिष्ट जल के शोधन हेतु सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत घटती है, जो विद्युत उत्पादक का आकर्षण विकल्प भी है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, फॉर्मेट, एसीटेट, इथेनॉल, मेथेनॉल, एमिनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे सल्फाइड्स का भी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। इन ईंधनों के उत्पादन में यांत्रिक करने हेतु उच्च स्तर की विशेषता की आवश्यकता होती है। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु विज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। दुर्बल निवेश स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन कठिन है, क्योंकि इस हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादक के बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना से पारिस्थितिकी एवं समाज पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। बायो एस्फाल्टास डायर का विकल्प है जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी, सीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेलुलोज, ताड़ के तेल का अवशिष्ट, सफेद सरसों के तेल अवशिष्ट आदि सम्मिलित हैं। गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम रखने में मददगार है, अतः एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। फ्यूज सेल में एक रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है। फ्यूज सेल से विद्युतिष्ट धारा डीसी डायरेक्ट करंट के रूप में उत्पादित होता है। फ्यूज सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के साथ स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे पोर्टेबल उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। देखो फ्यूज सेल के लाभ क्या क्या है। एक तो सेल की डिजाइन व माप का आसान मानकीकरण, न पर्यावरण हितैषी है। तीसरा शोर रहित है। चौथा अत्यधिक दक्षता वाला है। हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा 150 किलो जूल प्रति ग्राम उन्मुक्त होती है। अपने उच्च बल्कि उच्चतम ऊर्जा पदार्पण मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोजन की महत्ता के कारण भारत में वर्ष 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया। इसके तहत 2020 तक 1000 मेगावाट दक्षता की हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बायोगैस का मुख्य अंश मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। भूपर्वतीय में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हिमाचल, खंबात बेसिन, सोन नार्मडेक्स टापी, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन है। कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। कोयले के जलने से कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव की आवश्यकता होती है। रिसाव की क्षति प्रबंधन से संरक्षण हेतु रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण की आवश्यकता पड़ती है। अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती है। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्रों में निम्न को शामिल किया जाता है: राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य, सामुदायिक रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हैं। संरक्षित क्षेत्रों से जातियों की आनुवंशिक विविधता, समुदायों एवं आवासों की संख्या एवं वितरण को संभालना प्राकृतिक एवं संबंध
सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा, मानव द्वारा विदेशी जातियों की पुनः स्थापना, प्रतिबंध आदि लाभ होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। जीव सुरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप रहित प्राकृतिक क्षेत्र है। अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं को आना जाना नियमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतया वर्जित होते हैं। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित होते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी यहीं पे नहीं वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। रामगंगा एवं कोसी नदियां कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। कुंतिपुजहा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में उपस्थित है। सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ बाघों को संरक्षण मिलता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है, जिसे वर्ष 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य जबकि 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का और 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में उपस्थित है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह मुख्यतः सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दांडोली अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह कुल 8,83,416 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पड़ौली गढ़वाल में अवस्थित है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। गारो पहाड़ियां मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। नोकरेक गारो पहाड़ियों की सबसे छोटी ऊंचाई। यहाँ नोकरेक जीव मंडल रिजर्व स्थापित। लोकटक झील भारत में ताजे पानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वी हिमाचल जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बुक्सा बाघ परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोडागू और मैसूर जिले तक फैला यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड के पलामू जिले में वर्ष 1986 में हुई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास के स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महा, तेंदुआ, सांभर तथा चीतला आदि वन्यजीव भी यहाँ पाए जाते हैं। भीतरकनिका ओडिशा में लवण जल मगर तथा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र। हुलू गिबन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1827 में की गई थी। यह पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में फैला है। ओल्ड फेसफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यही स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया है। भारत में भी समय समय पर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के स्थापना वर्ष। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में मध्य प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क 1970 में उत्तर प्रदेश में। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में उत्तराखंड में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में अरुणाचल प्रदेश में। गुइडनडी 1976 में तमिलनाडु में। काजीरंगा 1974 में असम में। साइलेंट वैली 1980 में केरला में।
नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें नीलगिरी का तहर भी कहते हैं। दुर्लभ दुर्लभ पार्वतीय बकरियां जिन्हें नीलगिरी का तहर भी कहते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षित वन्य पशु बाघ एवं हाथी हैं। मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र प्लवनमान पार्क है। यह पार्क प्लवनमान अपघटित पौधों से युक्त है जिनका स्थानिक नाम फुमडिस है। महान ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क GHNP हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई। इसे 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। यहाँ हिमालय के भूरे भालू वाले इस पार्क में समशीतोष्ण एवं एल्पाइन वन पाए जाते हैं। यह पार्क जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में अवस्थित है। दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। विकिपीडिया ने दिल्ली के दर्शनीय स्थल शीर्षक से प्रकाशित आलेख में इस उद्यान को राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा है। आधिकारिक वेबसाइट पर इसका नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरिया सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। कुछ अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान और पशु। काजीरंगा में गैंडा संरक्षित पशु। गिर में शेर, सुंदरबन में बाघ, पेरियार में हाथी राष्ट्रीय पार्क। बांदीपुर में बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा में एकल संघ गैंडा अभ्यारण्य है। सुंदरबन में जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है। शिमलीपाल में हाथी अभ्यारण्य है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का उनके राज्यों के साथ सही सुमेलन इस प्रकार है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के, बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, कुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गोलघाट नौगांव असम में, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान चिकमंगलूर में, साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पालघाट केरल, पेंच घाटी नागपुर में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में। जैव मंडल रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द के रूप में प्रथमतः रेमंड F. दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने प्रयोग किया था। स्थलीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रों का वर्गीकरण। देखो इसे 3 बनाए गए हैं, 1 2 3 क्षेत्र। इस पहले जो क्षेत्र ये जब उसमें शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियां होती है, जो सबसे अंदर का क्षेत्र है उसमें शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियां होती है, ठीक। और प्राकृतिक क्षेत्र भी होता है, इसे फ्रोट क्षेत्र भी कहते हैं। इसे शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियां प्राकृतिक क्षेत्र या फ्रोट क्षेत्र इसको कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है इसको बफर क्षेत्र कहते हैं। जो दूसरा वाला क्षेत्र है उसे बफर क्षेत्र कहते हैं, ठीक। बफर क्षेत्र हो गया। अब ये जो तीसरा और लास्ट वाला है इसे परागमन क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, पर्यटन, कृषि कार्य, मानव बस्ती का निर्माण किया जा सकता है। इस क्षेत्र है पर्यटन, कृषि कार्य और मानव बस्ती का निर्माण किया जा सकता है। पहला क्षेत्र है इसे प्राकृतिक क्षेत्र या फ्रोट क्षेत्र कहते हैं। इसमें शोध और शैक्षणिक गतिविधियां होती है। दूसरा क्षेत्र जो होता है बफर क्षेत्र कहते हैं।
तीसरा क्षेत्र जो होता है उसे परागमन क्षेत्र कहते हैं। इसे पर्यटन, कृषि कार्य, मानव बस्ती का निर्माण किया जा सकता है। जीव मंडल संरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता में संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवांशिक को बनाए रखने के लिए इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्रमुख कार्य इस प्रकार है: वैज्ञानिक शोध, बोधन, शिक्षा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संसाधनों के पारंपरिक उपयोगों को प्रोत्साहन देना, पारतंत्रों, जातियों और आनुवंशिक स्रोतों का संरक्षण करना, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी की दृष्टि से निर्वहनीय आर्थिक विकास का उन्नयन करना इत्यादि। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के तहत जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में भारत के निम्न जैव अभ्यारण्यों को शामिल किया गया है: नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी सिमलीपाल 2009 में, पंचमढ़ी 2009 में, नोकरेक मेघालय 2009 में, अचनाकमार अमरकंटक 2012 में, ग्रेट निकोबार 2013 में, अगस्त्यमलाई केरल 2016 में, अगस्त्यमलाई केरल 2016 में। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि मन्नार की खाड़ी क्षेत्रफल लगभग 10,500 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल निधि कच्छ का रण यानी गुजरात है, जिसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। कुछ महत्वपूर्ण जैव मंडल रिजर्व एवं उनकी अवस्थिति: जैव मंडल नोकरेक मेघालय में अवस्थित है, मानस असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त्यमलाई केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय में, कंचनजंगा सिक्किम में, शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। नोकरेक जैव भंडारण गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। अगस्त्यमलाई पश्चिमी घाट पर, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अपर सियांग, पश्चिमी सियांग व देवांग घाटी में फैला हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ एक केंद्रीय क्षेत्र बुंदाला रिजर्व का राष्ट्रीय पार्क भी है, जिसमें 4 लवणीय जल लैगून सम्मिलित है। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवासी एवं आवासीय पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती है। बुंदाला का सबसे निकटवर्ती कस्बा हम्बनटोटा है। राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य: वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है। कुछ प्रमुख अभ्यारण्य एवं उनसे संबंधित राज्य: सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु, गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, मछुआडार झारखंड, दाचिगम जम्मू कश्मीर, केवलादेव घाना राजस्थान, पेरियार केरल। वंडोला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा, उत्तर पूर्व गोवा में स्थित 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत अभ्यारण्य विशेषतः स्कूली छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओरंग अभ्यारण्य असम में स्थित है। इसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। असम का मानस वन्यजीव अभ्यारण्य विशेष रूप से बाघों तथा गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व तथा बायोस्फीयर रिजर्व तथा यह यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में शामिल है। असम का काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इस अभ्यारण्य में मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे एवं हाथियों का प्रमुख रूप से निवास मिला है। कान्हा मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अभ्यारण्य है। सुफला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल की तराई में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 78 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। फरेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मात्र 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जय संबंध वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल राज्य में अवस्थित है, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 54 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। उत्तराखंड में स्थित वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार अग्रसर है: केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। पश्चिम से पूर्व की उत्तराखंड में स्थित वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की इस प्रकार अग्रसर है: केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। ऊनो वन्यजीव अभ्यारण्य
वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों को गुजरात के गिर अभयारण्य से मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर अभयारण्य में स्थानांतरण की अनुमति पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने दी थी। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। 4,954 वर्ग किलोमीटर फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। वहीं अंडार अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में है। यह मुख्यतः भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षी विहार एवं तितली संरक्षण। पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी विहार की स्थापना की गई है। ग्रेट इंडियन हार्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिम घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम यूरेस बाइकॉर्निस है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। यह पक्षी भारत के अतिरिक्त नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया आदि में पाया जाता है। कुछ पक्षी विहार: ओखला पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर। नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव। समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली। पार्वती अरंगा पक्षी विहार, जयप्रकाश नगर, गोंडा। उद्धव पक्षी विहार, साहेबगंज। सलीम अली पक्षी विहार, गोवा। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मारमान तितली को महाराष्ट्र राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है। सदर्न बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है, जिसे कर्नाटक में राज्य तितली का दर्जा दिया गया है। विदित है कि महाराष्ट्र पहला व कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य जिसने राज्य तितली की घोषणा की है। प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों की विलुप्ति होती प्रजाति के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटरसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। फिर से एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटर्नसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस शब्द समाचार पत्रों में आता रहता है। यह बाघ अभयारण्यों के रखरखाव के संदर्भ में देखा जाता है। एम स्ट्राइप्स द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों एवं मानचित्रों का निर्माण संभव है जिसकी आसानी से व्याख्या की जा सके एवं जो नीतिगत निर्णय एवं प्रबंधन के उपयोगी सिद्ध हो। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य का 3,296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य का 2,611.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तेलंगाना के सीमा में है, जिसे अब अबराबाद बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभयारण्य ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में स्थित है। सारामती चोटी शिखर भारत के नागालैंड राज्य एवं बर्मा के संगैंग क्षेत्र विस्तृत है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से सुपोष्ण शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश 90% और महाराष्ट्र के 10% में है। प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान: कार्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पलामू झारखंड, रणथंभौर राजस्थान। सिमलीपाल ओडिशा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, अमराबाद तेलंगाना, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश, कालाकाड मुंडन थुरई तमिलनाडु, वाल्मीकि बिहार, पेंच मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दंपा मिजोरम, तबोदा अंधेरी महाराष्ट्र, भद्रा कर्नाटक, नमेरी असम, पेंच महाराष्ट्र, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश, पक्के अरुणाचल प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, उतंडी सीता नदी छत्तीसगढ़, सतकोसिया ओडिशा, काजीरंगा असम, अचनाकमार छत्तीसगढ़, टंडेली अंसी कर्नाटक, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, मुडुमलाई तमिलनाडु, नगरहोल कर्नाटक, पारंबीकुलम केरल, सह्याद्री महाराष्ट्र, कावल
कैवल की रावल तेलंगाना, BRT कर्नाटक, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, नवेगांव नागाजीरा महाराष्ट्र, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बोर महाराष्ट्र, राजाजी उत्तराखंड, ओरंग असम, कामलांग अरुणाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण तथ्य, 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। यह बाग फरवरी 2003 में 20 एकड़ में स्थापित किया गया था। हाथियों के संरक्षण हेतु 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूर्वी घाटों एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्गा, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है। राजस्थान में स्थित केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। चिनार वन जीव अभ्यारण्य बिहार केरल राज्य में स्थित है। चिनार वन जीव विहार केरल राज्य में अवस्थित है। तमिलनाडु का पक्षी विहार वेदांग थरगल और किरी-किली में अवस्थित है। किरी-किली चेन्नई से 86 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटेनिकल गार्डन की स्थापना 1789 ईस्वी में हुई थी। यह विश्व की सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। प्रदूषण, भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनपेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप प्रदूषण होता है। यह प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। वे पदार्थ जिनमें प्रदूषक फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषक को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण श्रेणी में रखा जाता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों को या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित एवं निम्नीकरण और प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। ऐसे प्रदूषकों जो सूक्ष्म जीवों, जैव जीवाणुओं आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषक घरेलू अपशिष्ट, कचरा, मूत्र तथा जलवहित मल आदि हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे रबर जैव निम्नीकरण है। वायु प्रदूषण, पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैस या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत में वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि आते हैं। मानव जनित स्रोतों में गैस व धूम, कणकीय पदार्थ तथा उष्मा ईंधन को जलाने से इत्यादि आते हैं। विदित है कि लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें और धुएं उत्पन्न होती है। वायुमंडल में वर्षा एवं ओस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अवशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है, परंतु ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द स्मैक और फोक के मिलने से बना है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अपक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन आदि। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा खास तौर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, ओजोन, O3 तथा पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है। कम सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसी वायु को भूरी वायु कहते हैं। धूम कोहरे से मनुष्य की आंखें, नाक, गले में जलन तथा श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थ की क्रिया से उत्पन्न होते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। पैराक्सिल मूलक जैसे O2, OH, O और HO2 या तो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर O3 बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर पैराक्सिल नाइट्रेट यानी पैन का निर्माण करते हैं। पैन
क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधों का विकास कम हो जाता है। मनुष्य की आंखों में पैन बहुत ज्यादा जलन और उत्तेजना उत्पन्न करता है। वायु में मिलकर पैन तथा उत्तरी धुंध बना लेती है। अधिक धूम कोहरे के निर्माण से दृश्यता घट जाती है। इस कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्राकृतिक सौर विकिरणों की मात्रा घट जाती है। फलस्वरूप विटामिन डी की उत्पादन मात्रा घट जाती है, जो रिकेट्स रोगों के वृद्धि का कारण बनती है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोतों से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे CO, CO2, SO2 इत्यादि। वाहन में पेट्रोल को जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेड बच्चों के दिमाग में विकास में बाधा पहुंचाती है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल को घटाता है। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। CO एक हानिकारक गैस है। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों के श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों में जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। सिगरेट के धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती है। दिल्ली में ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठती है और धरातल से कुछ ऊंचाई पर धूल कण व गैस आदि की एक परत बन जाती है। ठंड के समय में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। दहन वाहनों के नए प्रतिमान लागू करने के लिए गठित भूरे लाल कमेटी ने कई अनुशंसाएं दी है। एशियाई भूरा बादल 2002 में अधिकांश दक्षिण एशिया में फैला था, जो वायु प्रदूषण का कारण था। इस भूरे बादल में लगभग 85% एरोसॉल्स होता है। इस भूरे बादल में सल्फेट, काला कार्बन व कई घातक रसायन होते हैं। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश में मुख्यतः सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों के उत्पादन में तथा कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। गैसीय व कणकीय पदार्थों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से निस्सृत धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर तथा वेव डिस्कवर नामक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण को रोकने की यंत्रीय विधि नहीं है। साइक्लोन सेपरेटर में धुएं का साइक्लोन या चक्रवात की तरह मंथन कराया जाता है। इसके फलस्वरूप ठोस कणकीय पदार्थ भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। कणकीय पदार्थों से मुक्त गैस सिलेंडर के ऊपरी भाग में लगे हुए निकास से वायुमंडल में विसर्जित हो जाते हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण की रोकथाम में साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सजीवता का प्रभाव पौधे और वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं, जो कि प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। लाइकेन पेड़ों के छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील रहता है। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। 10 से कम माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ या PM10 10 से कम माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ यानी PM10, 2.5 से कम माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ यानी MM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, लेड PB CO तथा O3 को 8 घंटे के औसत में मापा जाता है, जबकि अन्य प्रदूषकों को 24 घंटे के औसत में मापा जाता है। मापन की इकाई NO2, O3 तथा कणिका युक्त पदार्थ के लिए माइक्रोग्राम, CO के लिए मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। मापन की इकाई NO2, O3 तथा कणिका युक्त पदार्थ के लिए माइक्रोग्राम, CO के लिए मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मीथेन को ग्लोबल वार्मिंग के स्तर के मापने के प्रयोग किया जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है। सूचकांक की 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है। 0 से 50 अच्छा, हरा, प्रदर्शित रंग हरा न्यूनतम प्रभाव होता है। 51 से 100 संतोषजनक, हल्का हरा, संवेदनशील लोगों को सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। 101 से 200 मध्यम प्रदूषित, गुलाबी, अस्थमा व हृदय रोग से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है। 201 से 300 एकदम खराब होता है। पीला, ज्यादा समय तक संपर्क से स्वास्थ्य संबंधी, ज्यादा समय तक संपर्क से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी व हृदय रोगियों को परेशानी। 301 से 400 बहुत खराब, लाल रंग होता है, लंबे समय तक संपर्क से स्वास्थ्य संबंधी रोग, फेफड़े व हृदय के रोगियों पर गंभीर प्रभाव। 401 से 500 गंभीर, गहरा लाल, स्वस्थ लोगों में भी श्वसन संबंधी परेशानी, हल्की शारीरिक मेहनत पर भी स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर मापने के लिए एक संख्या, एक रंग का वितरण के रूप में कार्य करता है। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिकों, समाजों व निजी क्षेत्रों का वैश्विक प्रयास है, जो अल्पजीवी प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। CCSC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर मुख्यतः केंद्रित रहता है। वाहनों से उत्सर्जित NOx, CO तथा HCS को गैर हानिप्रद यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तक नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उत्प्रेरक प्लेटिनम या प्लेटिनमियम अथवा दोनों पर से उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषकों को घरेलू वायु प्रदूषक कहा जाता है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण रेडान गैस है। अम्ल वर्षा, सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5.6 से कम होता है अम्ल वर्षा कहलाती है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निसंतो प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। इससे पृथ्वी पर अम्ल का जमाव होता है। अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर शुष्क रूप में जमा हो जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च है, क्योंकि वहां पर ज्यादा शुष्क जमा होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा शुष्क जमा होता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से अम्ल निक्षेप कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और गैस उत्तरदायी है। उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निस्सर्जित नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है और ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। यही अम्ल वर्षा है। हेलेंस्की प्रोटोकॉल 1985 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। मथुरा के तेल शोधन शालाओं के उत्सर्जन से उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ताज ट्रेपेजियम जोन विकसित किया गया है। SO2 को केंकरिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर भी क्षत विक्षत हो जाता है। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन K+ और Mg++ के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निलाक्षण एवं मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अम्ल वर्षा से मृदा का pH मान कम हो जाता है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक है, जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों को मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। यह धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर बच्चों के तंत्रिका तंत्र में दुष्प्रभाव डालती है। वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने के कारण वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए अम्ल वर्षा का निक्षेप उत्तरदायी है।
नॉर्वे में अम्ल वर्षा के कारण यहाँ की झीलों जब जैविकी दृष्टि से मृत हो रही हैं, जिन्हीं कारणों से अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। जल प्रदूषण। अब आ गया जल प्रदूषण। जल में योजक तत्वों की अधिकता जीवों पर प्रभाव डालती है। जल में जब जैविक तथा जैविक दोनों प्रकार के योजक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं। अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषण मात्रा को बढ़ा देता है। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। जब जल तंत्र में सुपोषण के कारण शैवालों के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या वृद्धि हो जाती है तो शैवाल व जलीय पौधे श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। साथ ही ये जहरीले जहर भी जलाशय में निष्कासित करते रहते हैं। जलाशय में जलीय जंतु O2 के अभाव में मरने लगते हैं। इस प्रकार सुपोषण के कारण भी जैव प्रजातियों की विविधता नष्ट होना आरंभ हो जाती है। अतः पोषण की अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप भी जैव प्रजातियों का नाश होने लगता है। अतः सुपोषण जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना है यूट्रोफिकेशन है, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। BOD जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है। O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, अतः O2 की मांग भी तो बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। BOD ऑक्सीजन का मापक है। गंगा नदी में BOD का सर्वाधिक मात्रा कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। आर्सेनिक से निम्न बीमारियां उत्पन्न होती है: ब्लैक फुट, त्वचा कैंसर, फेफड़े कैंसर, डायरिया, पेरिफेरल न्यूट्रिस। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा भी पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर ही होनी चाहिए। धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। यह भूजल के जरिए अनाज में पहुंच रहा है, इससे संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश का पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजानंदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण का अत्यधिक प्रभाव है। दामोदर नदी झारखंड के कमाटपाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। यह जल व मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। नौकनी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लोराइड के अत्यधिक सांद्रण से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। अत्यधिक फ्लोराइड ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप उबड़ पीठ होने की संभावना बढ़ जाती है। उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही पैरों के मुड़ने के कारण होता है, जिसे नौकसी संलक्षण कहते हैं। जैव शौचालय प्रणाली में अभावी जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस से परिवर्तित कर देता है। पानी के टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाता है। समुद्री प्रदूषण। समुद्र में बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय। CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। समुद्र में CO2 की वृद्धि समुद्र में अम्लीयता में वृद्धि करता है, जिससे निम्नलिखित परिणाम सामने आते हैं। प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी के कारण मत्स्य उत्पादन में गिरावट होती है। कार्बोनेट आयन में कमी के कारण कैल्सिफिकेशन में बाधा आती है, जिससे कंकाल का निर्माण बाधित होता है। पादप प्लवकीय डिंभकों की उत्तरजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। पादप प्लवकीय डिंभकों की उत्तरजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रवाल विरंजन के कारण कोरल रीफ की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। समुद्र अम्लीयता में यह बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन की घटना के लिए उत्तरदायी है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। भारत में समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि के प्रमुख कारकों में ज्वार, नद मुख में पोषक तत्वों का स्राव, मानसून में भूमि से जल प्रवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह शामिल है। नदियों एवं वर्षा द्वारा लगाया गया सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक एवं उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाती है। इससे नाइट्रोजन की मात्रा वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है।
1948 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन का गठन किया गया था। वर्ष 1982 में इस संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। यह संस्था समुद्री प्रदूषण रोकने, उत्तरदायित्व और मुआवजा संबंधित वैधानिक मामलों को सुविधापूर्ण बनाने का कार्य करता है। अब ध्वनि प्रदूषण। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अवांछित ध्वनि मानव मार्ग में अशांति व बेचैनी उत्पन्न करते हैं। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष मुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जेट एयरक्राफ्ट के उतरने या उड़ान भरने के समय बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों के उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। यदि यह रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दोगुना अधिक होती है तो इसे मैक 2 कहते हैं। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत: पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल करती है। फुसफुसाहट 30 डेसिबल। कमरे व शांत कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत के समय ध्वनि 60 डेसिबल। ट्रक की आवाज 80 से 85 डेसिबल। जेट इंजन की आवाज 120 डेसिबल। जेट प्लेन की उतरना 150 डेसिबल। रॉकेट इंजन 180 डेसिबल। मृदा प्रदूषण। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है जिनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंच जाता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। अत्यधिक कार्बनिक उर्वरक तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि तथा भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट पेयजल को भी प्रदूषित करता है। वहीं कार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। उर्वरक, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। उर्वरक अनुर्वरता में वृद्धि करते तथा मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए मंद विष का कार्य करते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव: वनों की कमी होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होती है और जिससे खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन के कारण बाढ़ और सूखा की बारंबारता बढ़ती है। जल प्रदूषण द्वारा लेड व आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां बढ़ती है। पेस्टिसाइड खतरनाक रसायन द्वारा उर्वरता का ह्रास होता है। खाद्य उर्वरक के प्रयोग से समुद्री प्रवाह विषैला प्रभाव होता है। इन्हीं कारणों से मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से भी खतरनाक होता है। प्लास्टिक प्रदूषण। पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के से मिलकर बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप में अपक्षय नहीं हो पाता। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ स्वतः नष्ट नहीं हो पाती और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में अत्यधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह अक्षयकारी प्रदूषण पदार्थ है जो मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण के प्रदूषण करने का कार्य करता है। प्लास्टिक, लोहा, शीशा इत्यादि पदार्थ अक्षयकारी प्रदूषक है जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते। रेडियोधर्मी और अन्य गैसीय प्रदूषण। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में नाभ की दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण प्रविष्ट हो गए थे जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। विघटित होते हुए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियोटाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियोएक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेडियोएक्टिव प्रदूषण के प्रभाव: ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करना, एनीमिया और रक्तस्राव आदि के कारण मृत्यु भी होती है। ड्रोसोफिला पर अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि इससे उत्परिवर्तन दर में वृद्धि होती है।
अनुवांशिक गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक से 610 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिससे 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरी थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 से 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस भरी थी। विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी। 3 दिसंबर की सुबह 2:10 पर खतरे का सायरन बजाया गया और सुबह 4 बजे गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया। राज्य सरकार के अनुसार इस त्रासदी में 3787 लोग मारे गए और बाद में गैस जनित रोगों से लगभग 25,000 लोग मारे गए। मिथाइल आइसोसाइनाइट CH3NCO एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है। यह गैस बहुत विषैली गैस होती है। इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों को उत्पादन में किया जाता है। जैव उपचार सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन जैव उपचार सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव न्यूनीकरणीय प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। जैव उपचार का प्रयोग सतही जल, भूमिगत जल, मृदा जल आदि को साफ करने में होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः स्थापना में उपयोगी सिद्ध होता है। जैव उपचार आदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे स्वस्थानीय जैव उपचार कहा जाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहते हैं। जैव उपचार तकनीकी 2 माध्यम से की जाती है, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय बायोबेटिंग, जैव छिड़काव, बायो स्टिमुलेशन तथा जैव संवर्धन तकनीक शामिल है। बाह्य स्थान में कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, बायोरिएक्टर शामिल है। बायोवेंटिंग के तहत जब संदूषक गहराई में हो, कूप के माध्यम से वायु व पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है। जैव छिड़काव में भूमिगत जल में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाई जाती है। बायो स्टिमुलेशन में पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहयोग किया जाता है। जैव संवर्धन में अन्य स्थानों से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थान पर इनकी संख्या बढ़ाया जाता है। कंपोस्टिंग में कृषि अपशिष्ट को मिश्रित कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की जाती है। लैंड फार्मिंग में मृदा को खोदकर फैला दिया जाता है एवं बारंबार जुताई द्वारा सूक्ष्म जीव प्रेरित होते हैं। बायोपाइल्स लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप है। बायोरिएक्टर्स में नियंत्रण तंत्र, प्रदूषित पदार्थ व जल का उपचार किया जाता है। जैव उपचार के लिए विशेषता विकल्पित सूक्ष्म जीवों को शोधित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से भी जैव उपचार के कई तरीके, जिनमें फाइटोरेमेडिएशन, प्रदूषकों को पादपों की मदद से घटाना, फाइटो निष्कर्षण, प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार की क्रिया करना, फाइटोस्टेबलाइजेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन व आयल जैपर तकनीकी शामिल है। आयल जैपर जीवाणु आधारित जैव उपचार तकनीक है। यह तैलीय, पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है, जिसका विकास द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। आयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते तथा उनको एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया। आयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते तथा उनको हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित कर देते हैं। यूरो मानक यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी निकाय नियामक है, जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान में नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर संबंधी उत्सर्जनों पर यह नियामक लागू होते हैं। मोटर वाहनों से प्रदूषण गैस उत्सर्जित होती है। इन गैसों व कड़की पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं उसे यूरो मानक कहते हैं। यूरोपीय देशों ने वर्ष 1992 यूरो मानक 1 तथा वर्ष 1997 यूरो मानक 2 लागू कर दिया था। यूरो 1 मानक यूरो 2 मानक से अधिक उदार है। यूरो 2 मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05%, इससे कम होनी चाहिए। राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति के लिए गठित
कर सीमित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की थी। स्वच्छ परिवहन एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी थी कि वह वर्ष 2020 में यूरो 5 के बदले सीधे यूरो 6 को अपना सकता है। भारत में 1 अप्रैल 2017 से BS4 मानक भारत में लागू किए गए हैं। यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी स्वचालित वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों, सभी हाइड्रोकार्बनों, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निलंबित धूलकण संबंधी उत्सर्जन पर कारों, ट्रेनों, ट्रैक्टरों, लारियों और इनसे संबंधित मशीनरी पर ये कड़े नियामक लागू होते हैं। प्रदूषण एवं रोग। प्रदूषण द्वारा मानव और पेड़ पौधों दोनों विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। कैडमियम श्वसन विष की तरह कार्य करता है। यह रक्तदाब बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोगों का कारण बनता है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। इस रोग में हड्डियों व जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। पारा, मरकरी युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विषैला पदार्थ मिथाइल पारा में बदल जाता है। इससे बहरापन, आंखों का धुंधलापन एवं मानसिक असंतुलन तथा होठ, जीभ व कई अंगों में शून्यता जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत मोटर गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। वर्ष 1987 में इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाइयां और पेंट है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबड़ निर्माण प्रक्रिया, जिंक और कॉपर को गलाने वाली इकाइयां आदि शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत है। शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। सत्येंद्र भाई फिर से एक बार देख लो। शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाई व पेंट है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबड़ निर्माण प्रक्रिया, जिंक व कॉपर को गलाने वाली इकाइयां आदि शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। लिपस्टिक, मोम तेल प्रतिऑक्सीकरण तथा प्रशामक इत्यादि से युक्त होते हैं। इसमें लेड की भी कुछ मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। इसे चाइनीज फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने के कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है। इसकी धूल से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। वात्या भट्टी में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पीड़ित व्यक्ति के कोशिकीय श्वसन को बाधित कर देता है और फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करता है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। इस्पात उद्योग से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड चारों उत्सर्जित होते हैं। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सीटरिंग मशीनों, कोक ओवन तथा भट्टियों में सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। इस्पात उद्योग से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड चारों उत्सर्जित होते हैं। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सीटरिंग मशीनों, कोक ओवन तथा भट्टियों से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न होता है। एफजर्लिस फ्लेवक्स प्रायः मूंगफली, डबल रोटी, डेयरी उत्पादों व संग्रहित बीजों पर उगता है। इसके द्वारा उत्पन्न एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। रासायनिक, जैविक एवं तथा फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्न करणीय के प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों की पॉटस अर्थात चिर स्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। ये काफी समय तक वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। इनमें मानव एवं पशु ऊतकों में संचित होने की क्षमता होती है। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा कुछ ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों को चिर स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है। नैनो कण के उत्सर्जन से जल, मृदा और वायु का प्रदूषण होता है जो पूरी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। 5 माइक्रोन से छोटे, लगभग 2.5 माइक्रोन आकार वाले हवा में तैरते सूक्ष्म कण नासिका झिल्ली द्वारा रोके नहीं जा सकते
और परिणामतः यह श्वसन द्वारा फेफड़े में पहुंच जाते हैं। 5 माइक्रोन तक कण नासिका झिल्ली द्वारा रोक लिए जाते हैं। एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज्यादा देर रहने से एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होती हैं। इससे मीसोथेलियोमा नामक कैंसर उत्पन्न होता है। एस्बेस्टस, डीडीटी एवं प्लास्टिक जैसे प्रदूषक कारक हैं जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होते। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः अर्जिमोन के बीज का उपयोग किया जाता है। अर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में अर्जिमोन की मिलावट से ड्रॉपसी नामक महामारी फैल सकती है। जल संरक्षण। जैविक संसाधन जीव मंडल किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन में कोयला एवं पेट्रोलियम आदि शामिल होते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 3% ही पीने योग्य है, अतः जल संरक्षण अति आवश्यक मुद्दा है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण व विकास की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी के फलस्वरूप 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। 2003 में यूएन वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जल संसाधन, सफाई व जल से संबंधित आपदाओं के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। 2001 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 2015 में राजेंद्र सिंह को स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया। जल प्रदूषण एवं रोकथाम। जल प्रदूषण आधुनिक युग की विकट समस्या है। जल को कई विधियों यथा ताप तथा अन्य भौतिक कारकों द्वारा, पराबैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके जीवाणु मुक्त किया जाता है। क्लोरीमैन NH2Cl, क्लोरेमीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 भी जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। पेय जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। विदित है कि क्लोरीन गैस जल शोधक प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण द्वारा ही भी जल का शोधन किया जाता है। कोलकाता में पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय जल मिशन इसी कार्य योजना का एक भाग है। शुद्ध मिनरल वाटर की बोतलों की पैकिंग में अपनाई गई प्रक्रिया। शुद्ध जल फिटकरी द्वारा स्कंदन, भारी धातुओं व अघुलनशील पदार्थ पृथक। क्लोरेनिशिन टैंक, प्राथमिक संक्रमण, क्लोरीन गैस के बुलबुले, सैंड बालू फिल्टर, अघुलित शुद्धियों का पृथक्करण। देखो शुद्ध जल कैसे बनता है। शुद्ध जल आता है, पहले उसका फिटकरी द्वारा स्कंदन, भारी धातुएं व अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने के लिए शुद्ध जल कैसे बनता है। फिटकरी द्वारा स्कंदन किया जाता है भारी धातुएं व अघुलनशील पदार्थ पृथक करने के लिए। फिर क्लोरोनिशन टैंक, क्लोरीन गैस के बुलबुले क्लोरीन रहता है क्लोरोनिशन टैंक में। ये प्राथमिक संक्रमण करता है, प्राइमरी डिस इन्फेक्शन करता है। फिर सैंड या बालू फिल्टर, गुलित शुद्धियों का पृथक्करण। सैंड या बालू फिल्टर से होता है गुलित शुद्धियों का पृथक्करण। फिर कार्बन फिल्टर, विक्लोरोनीकरण, इसमें रंग व बदबू को दूर करने हेतु कार्बन फिल्टर से विक्लोरोनीकरण किया जाता है, रंग व बदबू को दूर करने के लिए। फिर माइक्रो फिल्टर, फिर अल्ट्रावायलेट विसंक्रमण, फिर पानी की बोतलों में पैकिंग। इस तरह से पूरा आरओ वाटर तैयार किया जाता है। कैसे? पहले जल होता है, उसका फिटकरी द्वारा स्कंदन किया जाता है भारी धातु एवं घुलनशील पदार्थ पृथक करने के लिए। फिर क्लोरोनिसेशन टैंक में क्लोरीन गैस के बुलबुले होते हैं, इससे प्राथमिक विसंक्रमण किया जाता है। फिर सैंड या बालू फिल्टर, अघुलित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। फिर कार्बन फिल्टर, इसमें विक्लोरोनीकरण किया जाता है, रंग व बदबू को दूर किया जाता है। माइक्रो फिल्टर, फिर अल्ट्रावायलेट विसंक्रमण, फिर पानी की बोतलों में पैकिंग। राष्ट्रीय जल मिशन 5 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रणनीति बनाने पर बल देता है। देखो राष्ट्रीय जल मिशन क्या क्या करता है। राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य, एक तो पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधार, पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधार। फिर बेसिन स्तरीय समेकित जल प्रबंधन, फिर जल उपयोग कुशलता में की 20% बढ़ोतरी। अतिदोहित क्षेत्रों पर ध्यान,
जल संरक्षण संवर्धन हेतु नागरिकों व राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय जल मिशन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को निश्चित करने में सहायता करेगा। इससे जल संरक्षण, जल के न्याय संगत वितरण तथा जल के अपव्यय को कम से कम करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत विभिन्न पात्रता और मूल्य के साथ नियामक तंत्रों के माध्यम से जल उपयोग कुशलता 20% तक बढ़कर जल के अनुकूलतम प्रयोग हेतु एक ढांचा तैयार करेगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया। इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट वर्ष 1970 में लागू किया गया। जल संरक्षण की आवश्यकता केवल मनुष्यों को नहीं पड़ती, वातावरण में अनुकूलन हेतु पौधे भी जल संरक्षण की प्रक्रिया अपनाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः कांटों में बदल जाती है। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे असंख्य छिद्र रंध्र होते हैं जो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा को वातावरण में धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। यदि पत्तियां कांटों में नहीं बदलती हैं तो रंध्र पत्ती के नीचे की सतह पर बहुत अंदर की ओर चले जाते हैं ताकि जल हानि न हो सके। पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में झीलों व नदियों में पाया जाता है। इनसे प्राप्त जल मानव सभ्यता व जीव जंतुओं के लिए उपयोगी होते हैं। इसी कारण 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर नई राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख झीलें: डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर, चन्नापटना झील हासन कर्नाटक, चन्नापटना झील हासन कर्नाटक, सागर रानी तालाब शिवपुरी झील मध्य प्रदेश, पोवई झील महाराष्ट्र, पुष्कर झील अजमेर, पिछोला झील उदयपुर राजस्थान, नक्की झील माउंट आबू राजस्थान, ऊटी कोडाई कनाल तमिलनाडु, भीमताल, कुरपा ताल और नैनीताल उत्तराखंड, मानसी गंगा झील गोवर्धन, मानसी गंगा झील गोवर्धन, रामगढ़ ताल गोरखपुर उत्तर प्रदेश, लक्ष्मी ताल झांसी। झीलों में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत चुनी गई शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली जलमग्न भूमि इन झीलों की है: भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़ एवं पिछोला राजस्थान। उड़ीसा की चिल्का झील इसमें सम्मिलित नहीं है। एनएलसीपी के अंतर्गत उड़ीसा के बिंदुसार झील शामिल है। गंगा संरक्षण भारत में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण एनआरसीपी के नाम से जाना जाता है। एनआरसीपी का उद्देश्य प्रदूषित नदियों के किनारे वाले विभिन्न शहरों में प्रदूषण अपशमन कार्यों के जरिए नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत निम्न कार्य किए जाएंगे: खुले नाले से नदियों में आ रहे कचरे को रोकने के लिए मल व्यवस्था प्रणाली बनाना है, नदी किनारे शौच पर प्रतिबंध, नदी तट व स्नान घाटों का सुधार, गंदे जल के शोधन के लिए संयंत्र लगाना, सहभागिता जागरूकता फैलाना इत्यादि। 20 फरवरी 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। 22 जुलाई 2016 को गंगा नदी के गाद को घटाने के लिए गाइडलाइन बनाने के लिए माधव चिताले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। पर्यावरण कानून 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन का गठन फरवरी 2009 में हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहते हैं इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। प्राधिकरण गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए योजना, वित्त, निगरानी और नियामक के संदर्भ में कार्य करता है। इस प्राधिकरण का लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक गंगा को उससे प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्त दिला दी जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में प्रस्तुत वर्ष 2014-15 केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत निम्न गतिविधियां संचालित करने का प्रावधान है: निर्मल धारा, नगरपालिका द्वारा सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना। निर्मल धारा ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन, निर्मल धारा औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अविरल धारा इत्यादि। गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया था। यमुना कार्य योजना तथा गोमती को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किया गया। यमुना कार्य योजना का प्रथम चरण अप्रैल 1993 से वर्ष
2003 तक कार्यान्वित किया गया। यमुना कार्य योजना का द्वितीय चरण दिसंबर 2004 से प्रारंभ हुआ। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 7 मई 2016 से यमुना एक्शन प्लान 3 आरंभ हो चुका है। श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 11 से 13 मार्च 2016 के बीच वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल के कारण यमुना और उसके आसपास की भूमि और पर्यावरण को हुई क्षति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा शशि शेखर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि इस विश्व सांस्कृतिक उत्सव से भौतिक नुकसान के साथ साथ बड़े पैमाने पर जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचा है। मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह यमुना की स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। गैंगेटिक डॉल्फिन उन 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन में से एक है जो पूरे विश्व में पाई जाती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनसे जुड़ी नदियों में पाई जाती है। यह अपना प्राकृतिक वास मगरमच्छ, फ्रेश वाटर कछुओं और आर्द्र भूमि पक्षियों के साथ साझा करती है। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ष में रखा है। कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है। इसे वाई कैच कहते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका है। यह एक स्तनधारी है। वर्ष 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। एजेंडा 21 सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की योजना है। यह कार्य योजना 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संशोधित की गई थी। यह 300 पेज का दस्तावेज है जिसे 40 अध्याय एवं 4 वर्गों में बांटा गया है। रासायनिक आयुध निषेध संगठन रासायनिक अभिसमय की कार्यान्वयन संस्था है। यह वर्ष 1997 में लागू हुआ था। इस समय OPCW में 192 सदस्य देश है जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। एक मार्क एक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ग्राइंडिंग एंड मार्किंग, एक मार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्राइंडिंग एंड मार्किंग। ये पूरा मार्किंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्राइंडिंग एंड मार्किंग एक्ट वैज्ञानिक रूप से वर्ष 1937 में अस्तित्व में। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। भारत में औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण तथा दैनिक जीवन में मानकों के निर्धारण की संगठित प्रक्रिया जनवरी 1947 से भारतीय मानक संस्थान की स्थापना के साथ शुरू हुई। भारतीय मानक ब्यूरो BIS 1 अप्रैल 1987 को संसदीय अधिनियम 1986 के द्वारा अस्तित्व में आया, जिसने भारतीय मानक संस्थान ISI के कर्मचारी संपत्तियों एवं देनदारियों तथा कार्यों को ग्रहण करते हुए विस्तृत कार्यक्षेत्र और अधिक शक्तियों के साथ अस्तित्व में आया। इस संस्थान का उद्देश्य वस्तुओं का मानकीकरण, चिन्हीकरण, उन्हें गुणवत्ता प्रमाण पत्र देना है। ISI का निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला एक प्रमुख मानक चिन्ह है। यह अधिकतर सभी संसाधित किए गए खाद्य उत्पादों सहित आम उपभोगों के अधिकांश वस्तुओं तथा विद्युत उपकरण, सीमेंट, लोहे के पाइप आदि पर लगाया जाता है। एक मार्क भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया गया एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। संस्थान एवं संगठन दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसका स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988-89 में की गई। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारती का स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। आयुर्वेद का संस्थान जयपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में अवस्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में अवस्थित है। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर 5 जून 1980 को हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को हुई थी। दिवस एवं तिथियां। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। नियम यह है। विश्व तंबाकू निरोध दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 19 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के आधिकारिक तौर पर लॉन्च
किया गया। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2019 में गांधी जी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ तक स्वच्छ भारत के अनेक सपनों को पूरा करना है। सिएरा लियोन में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। धरती की सुरक्षा और इसकी बेहतरी के लिए हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। मार्च के आखिरी शनिवार को इस दिन रात 8:30 बजे से 9:30 तक 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाती है। महत्वपूर्ण दिवस: विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अर्थ आवर डे मार्च के आखिरी शनिवार को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी रामसर कन्वेंशन से। 2021 में अर्थ आवर डे 27 मार्च को मनाया गया था। अर्थ विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन वर्ल्ड वाइल्ड फंड द्वारा शुरू किया गया। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से हुई थी। पर्यावरण संबंधित पुरस्कार: नागरिकों में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने हेतु समय समय पर विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 में स्थापित इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। हरित क्रांति में विशेष योगदान देने के कारण नॉर्मन बोरोलाग के नाम से कृषि क्षेत्र में बोरोलाग पुरस्कार दिया जाता है। टायलर पुरस्कार 1973 से यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पर्यावरण सुरक्षा एवं ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 से यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2009 में यह पुरस्कार भारत के बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया था। यूएनईपी द्वारा 2005 से ग्लोबल 500 पुरस्कार के स्थान पर चैंपियन ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार दिया जाने लगा। गोल्डन पांडा पुरस्कार: यह पुरस्कार 1982 से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी द्वारा दिया जाता है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। व्हिटले पुरस्कार 1994 से WWF द्वारा दिया जाता है। सासाकावा पुरस्कार 1986 से यूएनईपी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति तथा संस्था को प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रदान किया जाता है। पौधों का वर्गीकरण: ई वार्मिंग ने पारिस्थितिकी के आधार पर पौधों को 5 वर्गों में विभाजित किया है: जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद, मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे और मृदा में क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे। कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधे: एरिमोफाइट्स रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे, लियोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधे, सेमीफाइट्स बालू में उगने वाले पौधे, स्क्लेरोफाइट्स काष्ठीय झाड़ीदार पौधे, हेलोफाइट्स अधिक सांद्रता वाली भूमि में उगने वाले पौधे, हेलोफाइट, ऑक्जिलोफाइट्स अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे, हीलोफाइट्स दलदल में उगने वाले पौधे, हीलोफाइट्स। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल: पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव अर्थात पौधे तथा जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार परस्पर संबंधित जीव एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। जीव एक तरह की पारस्परिक निर्भरता दिखाते तथा इसमें खाद्य ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर प्रवाहित होती है। विभिन्न जीव पोषण स्तर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं अन्य खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित रहती है। इस प्रकार एक खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल: पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होते हुए भी विभिन्न पथों पर होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होते हुए विभिन्न पथों पर होता है। पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: कोणार्क का सूर्य मंदिर वर्ष 1984 में तथा महाबोधि मंदिर वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा जंतर मंतर जयपुर को शामिल करने पर
भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 28 पहुंच गई थी। 2012 में पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर निर्मित 6 पहाड़ी किलों चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, आमेर किला, गागरोन किला को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2014 में रानी की बाग गुजरात तथा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। नालंदा महाविहार कंचनजंगा नेशनल पार्क ली कार्बेलिए के वास्तुशिल्प कार्य कैपिटल्स कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ वर्ष 2016 में सूची में जोड़े गए हैं। वर्ष 2017 में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को भी इसमें शामिल किया गया है। मेधा पटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंध है। रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन नर्मदा नदी घाटी में विस्थापन की समस्या से जूझ रहे विस्थापितों के पुनर्वास संबंधित था। बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित रहा था। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के धार जिले में निवास राष्ट्रीय पार्क डायनासोर की स्थापना की है। महुआ, पॉपुलर, नीम तथा सीता अशोक में से सीता अशोक वे सर्वाधिक उत्तम धूल नियंत्रक है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा त्वचा कैंसर होता है। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है। ओजोन छिद्र हेतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। इंडिया मिशन GIM के प्रमुख उद्देश्य वन आच्छादन की पुनः प्राप्ति और संवर्धन करना। यह अनुकूल अडेप्टेशन तथा न्यूनीकरण मिटिगेशन के संयुक्त उपायों में जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देता है। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है। वन गैर वन वाली भूमि पर 50 लाख हेक्टेयर के वनों पेड़ों को बढ़ाना तथा अन्य 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों की गुणवत्ता को सुधारना। जैव विविधता, हाइड्रोलॉजिक सेवाएं तथा कार्बन में कमी समेत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सुधारना। वनों पर निर्भर रहने वाले 30 लाख परिवारों की कमाई को बढ़ाना। वर्ष 2020 तक 5 से 6 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती करना। हरित लेखाकरण ग्रीन अकाउंटिंग का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का व्यापक आकलन करना। प्राकृतिक आपदा हर्षीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक 1990 से 1999 को माना जाता है। मेगा डाइवर्स ऐसे देशों का समूह है जहाँ पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती है, अतः इन देशों को अधिक जैव विविधता संपन्न माना जाता है। पर्यावरण संबंधित अमेरिकी और गैर लाभकारी संस्था कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने वर्ष 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की थी। इसमें भारत भी शामिल है। लोकाटा एक सदाबहार वृक्ष है। जापान में लोकाटा अत्यधिक उत्पादन होता है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटन मसूरी में दृश्यमान होती है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में विंटर लाइन दृश्यमान होती है। विंटर लाइन की परिघटना मध्य अक्टूबर से जनवरी तक घटित होती है। यह परिघटना शाम के समय सूर्य अस्त होने पर दृश्यमान होती है। विंटर लाइन में पीला, लाल, नारंगी, बैंगनी और चमकीले लाल रंगों का सम्मिश्रण होता है। प्रख्यात पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉल 5 में उद्धृत किया है कि मैना पशुओं के पीछे पीछे चलती है और उनके चलने के कारण उड़ने वाले कीड़ों को अपना आहार बनाती है। चित्रित बलाक पेंटेड स्टार्क हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाए जाने वाला पक्षी है। इसका आहार आर्द्र भूमि के छिछले जलों में पाई जाने वाली मछलियां हैं। ये ताजे पानी के निकट निवास करते हैं। काली गर्दन वाला सारस तिब्बत, पठार, भूटान, भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख आदि में मिलता है। यह सर्वभक्षी है जो पौधों के जड़, कंदमूल, कालू, कीड़े मकोड़े, मछलियां, मेंढक, अनाज सभी कुछ खा जाते हैं। मुख्यतः कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस दर पर एक पारिस्थितिकी तंत्र जैव तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है श्वसन प्रक्रिया में उपयोग की गई ऊर्जा को छोड़कर। जिस दर पर एक पारिस्थितिकी तंत्र जैव तंत्र ऊर्जा का ग्रहण करता है श्वसन प्रक्रिया में उपयोग की गई ऊर्जा को छोड़कर उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 500 ग्राम प्रति वर्ग मील है कि प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना वर्ष 1982 में गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में की गई। इसका क्षेत्रफल 162.89 वर्ग किलोमीटर। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क ओडिशा के तटीय क्षेत्र में स्थित संरक्षित क्षेत्र है जो उच्च जैव विविधता वाला मैंग्रोव नम भूमि क्षेत्र। इसे 2009 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
भारत में मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार, कैगा, कल्पक्कम, तारापुर और ट्राइम्बे में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। इसकी स्थापना 21 मई 2003 को रखी गई थी। सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है जो महासागरीय नितल के निकट उत्पन्न होती है। 18 मई 2010 को केंद्रीय वातावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी के रूप में अधिसूचित किया था। हीलियम एक अक्रिय तथा ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी प्रक्षेपण के लिए गुब्बारों को भरने के लिए प्रयोग करते हैं। लैंडसेट पूरा में यदि किसी क्षेत्र का आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा एक सप्ताह बाद उपलब्ध होगा। पश्चिम अमेरिका में स्थित राज्य मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कनाडा नॉर्दर्न अल्बर्टा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में डायनासोर के अवशेष दबे पाए गए हैं। इको मार्क योजना 1991 के तहत साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल के अधिसूचित है। इन उत्पादों में औषधियां एवं प्रतिजैविक अधिसूचित नहीं है। भारत ने पूर्व संवेष्टित पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियमन 11 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेवल पर निम्न सूचनाएं अंकित कराना अनिवार्य है। संगठकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल है, पोषण विषयक सूचना, शाकाहारी, मांसाहारी इत्यादि। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। प्लेस्टोसीन युग के विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर द्वारा आच्छादित हुआ था। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वर्ष 1883 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। यह भारत में संरक्षण और जैव विविधता संबंधी शोध में संलग्न है।